सो दिस इज द सेकेंड वीडियो फॉर द मार्केट रिस्क। पहला वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा था एंड वीडियो का कंटेंट भी एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा था। सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दिया ताकि आगे आने वाली सब वीडियोस आपको मिल जाए। एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द मार्केट रिस्क वीडियो। एंड अभी कभी एनरोल कर लो अर्ली बर्ड पैक को, बिकॉज इसमें सब चीजें कवर होने वाली हैं। चाहे वो कंसेप्चुअल वीडियोस हैं, केस स्टडी वीडियोस हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज वीडियो क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट, मेगा टेस्ट, पीडीएफ नोट, सब चीजें कवर्ड है। अभी कभी एनरोल कर लो। मेक श्योर कि आपने अभी कभी एनरोल करना है, बिकॉज सीआईबी का एग्जाम पहली बार में क्लियर करना है, तो दिस इज अ मैंडेटरी पैक फॉर द सेम। सो चलो आज का सेशन करते हैं स्टार्ट एंड वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 11 हियर, राइट? सो इट सेज a financial institution's risk model for its trading portfolio consistently underestimates the potential for losses, right? तो consistently underestimate कर रहा है potential for losses को। To validate the model's accuracy, the risk management team regularly compares the model-based VAR predictions with the actual daily profit and loss results. According to the supervisory best practices, what is this validation process known as? तो इसको क्या कहते हैं? This is said to be stress testing, scenario analysis, back testing या फिर model कैलिब्रेशन, व्हाट इट इज सेड टू बी। अगर हम बात करें स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में, स्ट्रेस टेस्टिंग एक सेपरेट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम पॉसिबल चेंजेस देखते हैं पोर्टफोलियो में ड्यू टू द नॉन नॉर्मल या अब नॉर्मल कंडीशंस की वजह से, राइट? अब इससे हम वैलिडेट नहीं करते एक्यूरेसी को, राइट? सो ऑप्शन ए इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट आंसर। अगर हम सिनेरियो एनालिसिस की बात करें, वो भी एक स्पेसिफिक टेक्निक है स्ट्रेस टेस्टिंग की, एंड कंपेयर नहीं करते वीएआर को हम एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, सो दैट इज आल्सो नॉट द करेक्ट। ऑप्शन सी इट सेज बैक टेस्टिंग। नो, बैक टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर मॉडल बेस्ड वैल्यू एट रिस्क को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ पोर्टफोलियो की, राइट? एंड फर्दर उससे हम एक्यूरेसी चेक करते हैं एग्जिस्टिंग मॉडल की क्या एक्यूरेसी है या नहीं है। एंड फर्दर ट्रेडिंग रिजल्ट्स को मुझसे देख रहे हैं कि गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एंड फर्दर जो भी स्टैंडर्ड्स होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं, राइट? एंड उसके हिसाब से हम वीआर मॉडल में चेंजेस भी कर सकते हैं। सो जो बेसिल कमेटी है उसने भी इसके रिलेटेड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इस प्रोसेस के लिए पब्लिश करी हुई हैं। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज बैक टेस्टिंग इज absolutely correct, right? So option C will be the correct answer. If you want to know more about the back testing क्या होता है क्या नहीं होता है, तो we can also be working on it. मैं अभी आपको समझा देता हूँ that what is back testing, right? सो बैक टेस्टिंग, जैसे मैंने आपको बेसिक एक डेफिनेशन बताई है अभी कि बैक टेस्टिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, राइट? एक तरीका है जिसके थ्रू आप चेक करते हो, फीडबैक लेते हो, वो तो चीज हमने समझ ली। सो इन जनरल भी यही मतलब है कि बैक टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं मॉडल के ऊपर, एक स्ट्रेटेजी या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर अप्लाई करते हैं एंड देखते हैं कि उसने कैसा परफॉर्म किया उस मॉडल के हिसाब से या नहीं किया, राइट? दैट इज इट। अब दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट। अब बैक टेस्टिंग आपको क्या बताती है? मॉडल एक्यूरेट है कि नहीं है, मॉडल रॉबस्ट है कि नहीं है, एंड ओवर फिटिंग डिटेक्शन कर लेती है कि मॉडल को टेलर किया गया पास डाटा के हिसाब से या नहीं किया गया, रेगुलेटरी कंप्लायंस को चेक कर सकते हैं, राइट? दैट इज द मेन केस। अब टाइप ऑफ बैक टेस्टिंग की बात करें, वी आर हैविंग द वीएआर बैक टेस्टिंग या स्ट्रेटेजी बैक टेस्टिंग होता है या फिर मॉडल बैक टेस्टिंग होता है। अब वीएआर बैक टेस्टिंग जो है वो प्रिडिक्टेड वीएआर वैल्यू को एक्चुअल डेली लॉसेस के साथ कंपेयर करता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी था। दैट इज वीएआर बैक टेस्टिंग। एंड स्ट्रेटेजी बैक टेस्टिंग होता है जो अप्लाई करता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को हिस्टोरिकल प्राइस डाटा के ऊपर, एंड वी डू चेक कि वो स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मॉडल वैलिडेशन होती है जहां पर फोरकास्टिंग मॉडल्स जो होते हैं उनको बेसिकली हम टेस्ट करते हैं, आर दे बेसिकली वर्किंग फाइन और नॉट, एक्चुअल परफॉर्मेंस सही आ रही है, मॉडल के हिसाब से मैच कर रही है नहीं कर रही है, वो चीज होती है, ठीक है? नाउ let's go to the question number 12. It says a risk manager is trying to mitigate the interest rate risk of a bond portfolio which currently has a duration of 5.5 years. तो एक रिस्क मैनेजर है जो कि ट्राई कर रहे हैं कि उनको एक इंटरेस्ट रेट रिस्क को रिमूव करना है बॉन्ड पोर्टफोलियो से जिसका ड्यूरेशन अभी के लिए 5.5 साल का है। टू रिड्यूस द पोर्टफोलियोज ओवरऑल रिस्क सेंसिटिविटी टू यील्ड चेंजेस, द मैनेजर डिसाइड्स टू एडजस्ट द होल्डिंग्स, ठीक है? अब पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो प्राइस सेंसिटिविटी था टू द यील्ड चेंजेस उसको रिड्यूस करने के लिए मैनेजर डिसाइड करता है कि वो होल्डिंग्स को एडजस्ट कर लेगा। अब रिस्क मिटिगेशन प्रिंसिपल के हिसाब से कौन सा एक्शन जो होगा वो इस गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकता है जिसके साथ पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन भी कम हो जाए। सो ऑप्शन 8 सेज सेलिंग द बॉन्ड्स विद लो ड्यूरेशन एंड एडिंग बॉन्ड्स विद हायर ड्यूरेशन। देखो, अगर हम लो ड्यूरेशन बॉन्ड्स को बेच देंगे और हाई ड्यूरेशन बॉन्ड को खरीद लेंगे तो उसके थ्रू तो वेट एवरेज जो ड्यूरेशन होगी वो बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली हमने तो गोल है कि कम करना, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इट सेज
एडिंग जीरो कूपन बॉन्ड, अब जीरो कूपन बॉन्ड अगर ऐड करोगे तो उसमें तो ड्यूरेशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट? तो बेसिकली अगर आप जीरो कूपन बॉन्ड को ऐड करते हो, बिकॉज इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। अब अगर आप 6 साल का एक बॉन्ड ऐड कर रहे हो और 5.5 साल की आपके पास ऑलरेडी ड्यूरेशन है पूरे के पूरे पोर्टफोलियो की, तो इसके साथ आपकी जो ड्यूरेशन है दैट विल बी समवेयर बिटवीन 5.5 to 6, यानी कि वो फिर से बढ़ गई। तो डेफिनेटली आल्सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, राइट? ऑप्शन सी कहता है सेलिंग सम ऑफ द हायर ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट्स और एडिंग न्यू लो ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प। अब इससे क्या होगा, आप एक तरह से कंसंट्रेशन तो चेंज कर रहे हो एंड अल्टीमेटली इससे अगर आप चेक करोगे, जैसे मान लो कि 8 की ड्यूरेशन वाला एक बॉन्ड था उसको रिमूव कर दिया, उसकी जगह 3 वाला ऐड कर लिया, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली आपके जो पोर्टफोलियो है उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, राइट? सो ऑप्शन सी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 13। इन असेसिंग द रिस्क विद इन द बैंक ट्रेडिंग बुक, it's noted that the value of the corporate bonds can decline not only from the market interest rate changes, but also from a duration in the issuer's perceived credit worthiness. This can happen either because of a direct default or a less severe event like a downgrade by a rating agency. This type of risk is known as what? इस तरह के रिस्क को हम क्या कहते हैं? मार्केट लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। डेफिनेटली मार्केट लिक्विडिटी रिस्क तो नहीं है, वो एक जनरल क्रंच होता है जहां पर आप लिक्विडिटी नहीं कर पा रहे हो। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी है क्रेडिट एंड द काउंटर पार्टी रिस्क। सो डेफिनेटली दैट इज द करेक्ट आंसर। अब क्रेडिट जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, लेट से उसने डाउनग्रेड कर दिया तो इसको क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन भी कहते हैं, ठीक है? तो दैट इज मेन थिंग ओवर देयर कि क्रेडिट रिस्क अराइज हो सकता है अगर डिफॉल्ट होता है बोरो के द्वारा या फिर उसकी क्रेडिट रिस्क माइग्रेशन होती है तो होता है, तो ये चीज होती है, राइट? जब एक इंस्ट्रूमेंट को डाउनग्रेड किया जाता है तो मार्केट डिमांड क्या करती है कि आपको हाई यील्ड मिलेगी। जैसे मान लो एक आपके पास बॉन्ड है, इसकी रेटिंग है ट्रिपल ए, ट्रिपल ए मतलब सेफर साइड, और एक बॉन्ड है जिसकी रेटिंग है डबल ट्रिपल बी, राइट? अब ये वाला लेसर रिस्की है, दिस वन इज लेस रिस्की एंड दिस वन इज मोर रिस्कियर। अब ज्यादा रिस्क के केस में आपको रिटर्न भी तो ज्यादा चाहिए, तो ट्रिपल बी वाले के केस में रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। सेम चीज यहां पर है, जब एक इंस्ट्रूमेंट को डाउनग्रेड कर दिया तो मार्केट डिमांड क्या करेगी कि यील्ड ज्यादा दो, तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका, द प्राइस विल लेसर, राइट? तो दिस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द क्रेडिट एंड द काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है? तो वो क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क में शामिल होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now let's move to the question number 14. A portfolio consists of two stocks that have a perfect negative correlation. Perfect negative correlation का मतलब क्या होता है कि एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का कम हो जाएगा, राइट? An analyst constructs a portfolio by taking a long position in one stock. Long position मतलब we have bought the particular contract, we have bought the particular bond, right? तो particular stock में उसने long position ले ली, right? And a short position in the other, दूसरे में शॉर्ट पोजीशन ले ली। अकॉर्डिंग टू द रिस्क मिटिगेशन प्रिंसिपल्स, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड प्राइस वॉलिटिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक टू एसेट पोर्टफोलियो? तो टू एसेट पोर्टफोलियो में आपके पास क्या एक्सपेक्टेड प्राइस वॉलिटिलिटी रहने वाली है उसके बारे में हमने बताना है। सो ऑप्शन ए इट सेज दैट द पोर्टफोलियो वॉलिटिलिटी विल बी द एवरेज ऑफ टू इंडिविजुअल स्टॉक वॉलिटिलिटी। ऐसा होगा क्या? नो। देखो सिंपल एवरेज नहीं होगा क्योंकि कोरिलेशन एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है। कोरिलेशन इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर रिलेटेड टू दिस। अब यहां पर तो नेगेटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच में, राइट? तो उसके हिसाब से चेंजेस होंगे, राइट? वो भी हमें कैच करना पड़ेगा। तो बेसिक क्या है, जो फॉर्मूला होता है ना पोर्टफोलियो वेरिएंस का, उसमें क्या होता है, स्क्वायर होता है वॉलिटिलिटी का। अब दैट बेसिकली आल्सो इंक्लूड्स अ कोरिलेशन टर्म, राइट? उसमें कोरिलेशन टर्म भी फॉर्मूला में शामिल होती है, राइट? तो यहां पर तो नेगेटिव कोरिलेशन है, तो उससे क्या होगा, रिडक्शन होगी। देयर विल बी रिडक्शन इन द वॉलिटिलिटी, एवरेजिंग नहीं होगी, राइट? ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। Option B, it says the portfolio volatility will be considerably low, but still present as the price movements would not be exact. Price movements तो exact होंगी, but we never know कि यहाँ पर वे सेम है कि नहीं है, right? तो basically if we look at the same thing, आउटकम पोर्टफोलियो की नेगेटिव कोरिलेशन के केस में दैट इज नॉट परफेक्ट यही होगी, बट डेफिनेटली इन दिस सिनेरियो इट इज सेड टू बी कि हमारे पास परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। सो डेफिनेटली वॉलिटिलिटी वुड बी इक्वल टू जीरो, it must be equal to zero if the ways are selected appropriately. So option B is also wrong. The portfolio volatility would be completely eliminated. Is it so? Yes, it is completely eliminated because exact opposite positions में
वो डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? अगर एक का प्राइस 5 रुपए बढ़ा तो दूसरे का प्राइस 5 रुपए कम हो गया, तो वॉलेटिलिटी क्या है? वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली जीरो हो गई ना। सो दैट इज अ केस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इट सेज अ बैंक्स रिस्क डिपार्टमेंट is using a stress testing technique that attempts to attach a probability to its results, focusing specifically on the statistical behavior of the tails of the probability distribution, right? Although noted for this unique feature, this method has a significant drawback it adapting to a situations where with many risk factors. Which stress test technique is being used? तो कौन सी स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो बैंक का रिस्क डिपार्टमेंट है, स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो प्रोबेबिलिटी को अटैच कर पाए। सिनेरियो एनालिसिस प्रोबेबिलिटी को अटैच नहीं करता, सिंपल सेंसिटिविटी भी प्रोबेबिलिटी को अटैच नहीं करता, मैक्सिमम लॉस भी प्रोबेबिलिटी को अटैच नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ ईवीटी एक ऐसी चीज है जैसे दैट इज एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी है, जहां पर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो अटैच की जाती हैं। सो ईवीटी एक स्टैटिस्टिकल थ्योरी है जो बेसिकली टेल्स के ऊपर काम करती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करती है। एंड खास करके सिर्फ एक ऐसी ये स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक है जो एक प्रोबेबिलिटी को अटैच करती है टू द स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स ओवर देयर, राइट? सो दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड टू इट एंड दैट विल बी द आंसर ऑप्शन सी। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में ईवीटी के बारे में वी टॉक्ड अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज अ बैंक्स asset liability management committee, that is ALCO, is in session to decide the strategic direction for the upcoming quarter. According to the standard organizational framework for the risk management, which of the following functions fall squarely within the responsibilities of the ALCO as opposed to the risk management committee or the board of directors, right? Option 8 says ensuring the robustness of risk measurement models and proper manning for the risk processes. अब देखो, अगर रॉबस्टनेस को चेक करना है, मैनिंग को चेक करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये आरएमसी का काम है, ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम है, राइट? सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। फॉर्मुलेटिंग द बैंक्स ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, एग्रीगेट रिस्क लिमिट, ये किसका काम है? ये बेसिकली फॉर्मुलेट करना है, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज को, एग्रीगेट लिमिट को सेट करना है, दिस इज रिलेटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। Option C says independently validating the prices of treasury deals, particularly for structured products. ये किसका काम है? That's basically related to middle office. ये आपका middle office का काम होता है. This is related to middle office work, right? कि guidelines को check करना है and for the middle office so as to ensure the independence from the treasury function cell. तो ये middle office का काम है. This is also not correct. Option 8 says setting the prices for deposits and advances and articulating the bank's official interest rate view, right? So specifically product pricing करना for deposit and advances and articulate करना interest rate को for the view of the bank, ये कोर रोल है किसके? एल्को के। एल्को बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसने रिस्क एंड बिजनेस पॉलिसीज को साइमल्टेनियसली इंप्लीमेंट करना होता है एंड ये जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस हैं ये इसके डायरेक्ट परव्यू में आते हैं। So option D is absolutely the correct answer, right? And after that, it's related to the question number 3. That's basically here. So it says that particularly an investor holds a portfolio and wants to use options strategy to protect against a significant decline in its values. The investor wishes to establish a floor price for the portfolio. तो एक floor price को establish करना चाहते हैं, retaining the upside potential while only risking a premium paid for the protection. Let's say कि हम कहते हैं कि अगर इससे नीचे जाए तो भाई ये सेल हो जाए, स्केयर ऑफ हो जाए, लेकिन अगर अपसाइड पोटेंशियल मिल जाए तो बेटर है। ठीक है, इस तरह की कोई चीज चाहते हैं। Which financial instrument and the position should the investor use to achieve this specific hedging outcome? A long position on a call option, a short position on stock future, a long position on put option, a short position on put option. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस, तो ऑप्शंस बेसिकली आपको एक राइट देती हैं बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एंड दो तरह की ऑप्शन होती है, एक कॉल ऑप्शन होती है, एक होती है पुट ऑप्शन। जो कॉल ऑप्शन है दैट गिव्स यू राइट टू बाय, ये आपको बाय का राइट देती है। जो पुट ऑप्शन है दैट गिव्स यू राइट टू सेल, ये आपको सेल करने का एक राइट देती है, बट कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। अब किस प्राइस के ऊपर आप इनको एग्जीक्यूट कर सकते हो? एक स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है,
उसके ऊपर हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड फर्दर सिचुएशंस होती हैं, लाइक अगर तो फेवरेबल होगा तो उसे हम कहेंगे आईटीएम, अगर फेवरेबल है। अगर फेवरेबल नहीं है फिर कहेंगे आउट ऑफ मनी, दैट इज ओटीएम, राइट। इन द मनी होगा अगर फेवरेबल है, ओटीएम होगा अगर फेवरेबल नहीं है। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है तो होगा एटीएम, दैट इज एट द मनी, राइट। ये सिनेरियो होता है। अब इसके लिए जो ऑप्शन बायर होता है उसको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, एंड वो प्रीमियम जो होता है वो रिफंडेबल नहीं होता है, दैट इज नॉट रिफंडेबल। अब देखो यहां पर समझते हैं ऑप्शंस को। इट सेज अ लॉन्ग कॉल ऑप्शन, ठीक है, लॉन्ग कॉल ऑप्शन, लॉन्ग पोजीशन इन अ कॉल ऑप्शन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या, दैट यू हैव बॉट द कॉल ऑप्शन, यानी कि आपने बाय वाली चीज को खरीदा है। इसका भी फर्क होता है। अब आप सेल वाले को खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। इस तरह से बाय वाले को खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। लॉन्ग का मतलब होता है बाय, ठीक है। और कॉल ऑप्शन मतलब ये आपको राइट देती है टू बाय, राइट टू बाय, राइट। सो लॉन्ग कॉल ऑप्शन जो होती है वो एक कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, लॉन्ग कॉल ऑप्शन, याद में रखना, इट्स अ बुलिश स्ट्रेटेजी। इट्स अ बुलिश स्ट्रेटेजी कि प्राइजेस अप जाएंगे, हम इस चीज को लेकर के करते हैं, राइट। वही होती है लॉन्ग कॉल ऑप्शन, क्या होती है, इट्स अ बुलिश स्ट्रेटेजी, राइट। कि आप अगर किसी अंडरलाइंग एसेट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और उससे प्रॉफिट कमाना अगर चाहते हैं हम, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको जो डिक्लाइन हो रहा है प्राइस में, राइट, जो आपने ऑलरेडी पोर्टफोलियो रखा है उसमें डिक्लाइन हो रहा है, उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, राइट। तो ये बुलिश के लिए हेल्पफुल है, नॉट फॉर डिक्लाइनिंग वन। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, a short position in a stock future, short position in a stock future, यानी कि फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स पोजीशन है, राइट, उसमें शॉर्ट पोजीशन, उसको सेल कर दो। लाइक दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू, लाइक अगर आप प्रॉफिट आपके पास अगर प्राइस डिक्लाइन होता है तो डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प मिलेगी। क्यों हेल्प मिलेगी, आज की डेट में प्राइस ज्यादा है, आपने उसको सेल कर दिया, ठीक है। आज की प्राइस में लेट्स से प्राइस 100 रुपीज आपने सेल कर दिया उसको, कल अगर प्राइस उसका 50 60 80 हो जाए तो डेफिनेटली आप उसको बाय कर लोगे, यानी कि सेल पहले कर दिया, शॉर्ट सेलिंग कर दी, आप उसको बाय कर लिया लोअर प्राइस के ऊपर, तो डिफरेंस वुड बी योर प्रॉफिट। तो डेफिनेटली उससे प्रॉफिट होगा। लेकिन ये आपको हेल्प नहीं करेगा, ये ऑब्लिगेशन आपके ऊपर कर देगा, वाइल इट हैजेस डाउनसाइड, इट बेसिकली, लेकिन ये आपका अपसाइड पोटेंशियल जो होगा ना उसको एलिमिनेट कर देगा, राइट। तो ये जो आपका इन्वेस्टर का गोल था कि अगर प्राइस ऊपर जाए तो ठीक है, नीचे जाए तो उसको स्क्वेयर ऑफ कर दो, उस मोटिव को कंप्लीट नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है लॉन्ग पोजीशन ऑन अ पुट ऑप्शन, लॉन्ग पोजीशन ऑन अ पुट ऑप्शन। लॉन्ग पोजीशन क्या होती है कि हमने बाय किया, बाय किसको किया, सेलिंग वाले को बाय किया, सेलिंग वाले को, ठीक है। आपको सेलिंग का एक राइट जो देता है उसको हमने बाय कर लिया। अब इससे क्या होएगा, इसका इस्तेमाल मार्केट रिस्क को हेज करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कोई लॉन्ग पोजीशन आपके पास पोजीशन है पुट ऑप्शन के ऊपर, इसका मतलब होता है कि आप अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट को स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हो, राइट। अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट को स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हो। इससे जो इन्वेस्टर है, ठीक है, वो अपने एसेट्स को एक प्री डिटरमाइंड स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सेल कर सकता है। लाइक अगर मान लो कि प्राइस कम हो भी जाते हैं, इन केस प्राइसेस कम हो भी जाते हैं, तो भी सेलर जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर सेल कर सकता है। एग्जांपल के लिए लेट से एक यहां पर लेट से एबीसी कंपनी का शेयर है, आज की डेट में हम कंसीडर करते हैं इसका प्राइस है 120 रुपए, और आपने स्ट्राइक प्राइस जिसके ऊपर पुट ऑप्शन को खरीदा वो थी 80 रुपीज की, ठीक है, 80 रुपीज की। अब लेट से यहां पर एबीसी कंपनी का जो शेयर था वो हो गया 50 रुपए का, बाद में जब ये एग्जीक्यूट करने का टाइम आया पुट ऑप्शन को तो ये 50 रुपए का हो गया। अब नो मैटर वट मार्केट में क्या प्राइस है, यू कैन बी स्टिल बी सेलिंग इट एट रुपीज 80, आप 80 रुपीज में फिर भी बेच सकते हो, ठीक है। और इन केस अगर प्राइस इसका 50 की जगह पर हो जाता है 150, तो डेफिनेटली अभी भी आप बेनिफिट ले सकते हो, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा मोटिव था उसको हम फुलफिल कर पा रहे हैं। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज टू रिस्क मेजर्स, यील्ड वॉलेटिलिटी एंड प्राइस वॉलेटिलिटी, आर यूज्ड टू एनालाइज अ बॉन्ड। दोनों का इस्तेमाल किया जाता है एक बॉन्ड को एनालाइज करने के लिए, राइट। Analyst observes that as the general level of interest rates in the market fall, general level जो market में गिरता है interest rate का, one of these volatility measures tend to rise, जो एक volatility है वो क्या है, बढ़ जाती है। Conversely the other measure, जो दूसरा measure है, is largely unaffected by the level of yield, उसके ऊपर yield का कोई impact नहीं पड़ता, लेकिन substantially उसके ऊपर bond की duration का impact पड़ता है।
ठीक है, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्टली आइडेंटिफाइज द टू मेजर्स, तो कौन सी चीज ये दो मेजर्स को करेक्टली आइडेंटिफाई कर रही है, उसके बारे में हमने बताना है। यील्ड वॉलेटिलिटी इज अफेक्टेड बाय ड्यूरेशन, ये कह रहा है कि यील्ड वॉलेटिलिटी के ऊपर ड्यूरेशन का इंपैक्ट पड़ता है। देखो यील्ड वॉलेटिलिटी जो होती है ना, उसके ऊपर ड्यूरेशन का इंपैक्ट नहीं पड़ता, उसके ऊपर यील्ड का इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि अगर यील्ड आपके पास गिरेगी तो यील्ड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, राइट, तो उसके ऊपर यील्ड का इंपैक्ट पड़ता है, तो ये ऑपोजिट बता दिया। जबकि प्राइस वॉलेटिलिटी के ऊपर ड्यूरेशन का इंपैक्ट पड़ता है, सो दिस इज नॉट मेंशन करेक्टली। ऑप्शन बी देखते हैं, yield volatility rises as the yield falls, absolutely correct, because इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अगर वॉलिटिलिटी देखेंगे तो वो बढ़ेगी अगर yield गिरती है, एंड प्राइस वॉलिटिलिटी जो सस्टेनेबली है दैट इज इंपैक्टेड बाय द टाइम एंड द ड्यूरेशन। सो ऑप्शन जो बी है दैट इज मेंशन्ड एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। सो फर्दर थर्ड इट सेज बोथ प्राइस एंड yield volatility आर प्राइमरली अफेक्टेड बाय ड्यूरेशन, ऐसा भी नहीं है दोनों के ऊपर ड्यूरेशन का इफेक्ट पड़े, वो तो अफेक्टेड नहीं है। यील्ड वॉलिटिलिटी के ऊपर ड्यूरेशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट रिलेटेड टू द ड्यूरेशन, राइट। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज a bank is developing its risk reporting framework for senior management. To ensure the reports are effective tools for decision making, several characteristics are deemed essential. According to the principles of effective risk reporting, which of the following is not considered a primary characteristic? तो कौन सा यहाँ पर प्राइमरी करेक्टरिस्टिक नहीं है ऑफ अ गुड सीनियर मैनेजमेंट रिस्क रिपोर्ट? इट मस्ट बी कंसाइज एंड इंक्लूड कमेंट्री टू एक्सप्लेन द डाटा, डेफिनेटली इट मस्ट बी कंसाइज, तो ये तो एक फीचर है, सो दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज नॉट द आंसर। Second, it says the document it must be exhaustive, including a raw data from all trades and positions to ensure complete transparency. देखो रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप कंसाइज रखोगे, ऐसा नहीं है लंबी चौड़ी चीजें भेजोगे, एग्जॉस्टिव रॉ डाटा कर दोगे, वो तो कंसाइज से टोटली ऑपोजिट हो गया, तो ये गलत है। दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ दैट मेंट टू बी, एंड यही हमने बताना था कि कौन सा फीचर नहीं है, ये बताना था नॉट कंसिडर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इट सेज इट शुड बी डिलीवर्ड रेगुलरली, यस इट शुड बी डिलीवर्ड रेगुलरली, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट मस्ट हाईलाइट द पोर्टफोलियो रिस्क कंसंट्रेशंस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ बैंक कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू एट रिस्क, एक बैंक है वो वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करता है फॉर इट्स ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। रिजल्ट इज अ वन डे VAR ऑफ 10 करोड़ एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल। हाउ वुड दिस बैंक मैनेजमेंट करेक्टली इंटरप्रेट? तो अगर अब मैं नॉर्मली बता के देखूं तो ये कहता है कि 99% चांसेस हैं कि अगर आप एक दिन के ऊपर काम कर रहे हो तो नॉर्मल कंडीशंस में आपका मैक्सिमम रिस्क 10 करोड़ का होगा, सिर्फ 1% चांस है दैट इट विल एक्सीड 10 करोड़ रुपीस, राइट, ये इसका मतलब है। अब देखते हैं कि क्या लिमिटेशन है, एंड फॉर द स्पेशली कंसिडरिंग द इनहेरेंट लिमिटेशन क्या इम्पैक्ट होता है। The bank is 99% certain that to lose exactly rupees 10 crore in the next trading day, ये चीज तो ना बताता है, एग्जैक्टली प्रिडिक्शन नहीं करता कि लॉस कितना होगा, VAR उसके बारे में नहीं होता। अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन देयर इज 1% चांस दैट द डेली लॉस वुड एक्सीड 10 करोड़ रुपीस, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि VAR नॉर्मल कंडीशंस को गो थ्रू करता है, और जो उसका प्रोबेबिलिटी कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है जो 1% है, 99% है, इसका मतलब होता है कि एडवर्स इसमें एडवर्स सिचुएशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस अगर आपका मैक्सिमम लॉस होगा वो सिर्फ 1% चांसेस है कि वो बढ़ेगा, राइट। अगर 95% होता तो 5% चांसेस थे कि वो 10 करोड़ से ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। Next question it says a bank is considering using the correlation method or variance covariance matrix method to calculate the VAR. Before implementation, the risk team is evaluating its characteristics compared to the other methods like historical or Monte Carlo simulations. Which statement accurately describes a defining feature of the correlation method? Defining feature क्या है? It is a non-parametric approach that uses historical movement of assets. जब हम हिस्टोरिकल सिमुलेशन मैसेज की बात करते हैं ना तो वो हिस्टोरिकल मूवमेंट का इस्तेमाल करता है, नॉट द वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड, वेरिएंस कोवेरिएंस नहीं करता, तो ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो सेकंड वन इट्स अ स्टोकास्टिक मेथड दैट यूजेस रैंडमली जनरेटेड प्राइसेस, रैंडमली जनरेटेड कौन सा यूज करता है? मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन इस्तेमाल करता है, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। Third, it says it's a deterministic approach that calculates the change of portfolio value by combining the sensitivity of each component with predefined variance covariance metrics. That is absolutely correct. This is the basic definition related to the variance covariance method जिसको हम parametric approach भी कह देते हैं, right?
डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच कह देते हैं, सॉरी नॉट पैरामीट्रिक, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच जिसको हम कह देते हैं, राइट। सो ऑप्शन जो सी है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। Question number 8, it says a risk manager is explaining the difference between two key bond sensitivity measures, macula duration and the modified duration. तो ये डिफरेंस बता रहे हैं मैकुलर ड्यूरेशन के बीच में, मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बीच में। व्हाइल मैकुलर ड्यूरेशन gives an equivalent time to receive the present value of cash flows, modified duration is used for another specific purpose. What is the primary application of modified duration? Already I've told you modified duration का क्या पर्पस है, to calculate the weighted average time until the receipt of the bonds total undiscounted cash flows. So देखो ये जो चीज बताएगी ना कि weighted average time, this is somewhat related to macular duration only, modified duration is related नहीं है, so this is not correct. Second, it says to determine the price of a bond if it were a zero coupon instrument. Price of a bond if it was zero coupon bond? No. जो modified duration है वो कूपन बॉन्ड के प्राइस को जीरो कूपन बॉन्ड के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं करता है, सो दैट इज आल्सो नॉट द आंसर। ऑप्शन सी इट सेज टू एस्टिमेट द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस फॉर अ गिवन चेंज इन द यील्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, लेट्स से केस कि अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन दी गई है 3.7%, राइट, एंड फर्दर देर इज 1% चेंज इन यील्ड, 1% इंक्रीज इन यील्ड, तो प्राइस कितना चेंज होगा, प्राइस में कितना चेंज होगा, द प्राइस विल बी चेंज्ड बाय द बॉन्ड प्राइस परसेंटेज चेंज कितना होगा, इट विल बी 3.7%, राइट। अब ये अगर पॉजिटिव है, यील्ड में चेंज अगर पॉजिटिव है तो ये जो चेंज होगा दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड यील्ड एंड प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, राइट, सो दैट इज आल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट। Further, question number 9, it says a bank's treasury department takes a significant leverage position, borrowing 9 times its capital to invest in a stock. The stock price then drops by 5%, causing a 50% loss in the bank's capital. This event triggers a secondary problem where the bank is forced to sell off a large portion of its holding to repay borrowings that now exceed the permissible limit based on the depleted capital. If the market for this stock has become illiquid, what further risk the bank may face? तो क्या further risk आएगा बैंक के ऊपर? The forced liquidation at lower price will lead to further capital depletion, requiring more liquidation in a downward spiral. Absolutely correct. देखो एग्जैक्ट यही चीज हो रही है, ठीक है, कि इनिशियल लॉस हो गया, अब उसके बाद इन्वेस्टर को यानी कि बैंक को अपनी होल्डिंग को लिक्विडेट करना पड़ेगा, बिकॉज रीपे करना बोरिंग को ओवर द लिमिट जो भी है, राइट। अब अगर मार्केट इनलिक्विड है तो बेसिकली ही वॉन्ट बी एबल टू होल्ड हिज होल्डिंग्स, राइट, उसको तो उससे कम प्राइस के ऊपर बेचना पड़ेगा, फर्दर लॉस हो जाएगा, डिप्लीशन हो जाएगी कैपिटल में, राइट। सो दिस इज हैपनिंग ओवर हियर, सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज अ बैंक्स रिस्क पॉलिसी कमेटी wants to ensure that all the financial models used for revaluation, income recognition, or measuring price risk are accurate and appropriate. According to the principles of risk monitoring and the control, what is the mandatory step for these models before they are used? तो बैंक की रिस्क पॉलिसी जो है, कमेटी जो है, रिस्क पॉलिसी कमेटी है, वो चाहती है कि इंश्योर करना कि जितने भी फाइनेंशियल मॉडल्स है ना, रिवैल्यूएशन के लिए, इनकम रिकॉग्निशन के लिए, प्राइस रिस्क को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट है, राइट। अब प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के हिसाब से मैंडेटरी स्टेप क्या रहेगा कि क्या लिया जाए इनको यूज करने से पहले? सो दे मस्ट बी स्ट्रेस टेस्ट क्वार्टरली, दे मस्ट बी इंडिपेंडेंटली टेस्टेड एंड सर्टिफाइड। तो यहाँ तो कह रहे हैं वो स्ट्रेस टेस्ट कर लो क्वार्टरली, या फिर इंडिपेंडेंट टेस्ट एंड सर्टिफाई कर दो। दे मस्ट बी बैक टेस्टेड अगेंस्ट द S&P 500 इंडेक्स, राइट, और दे मस्ट बी अप्रूव्ड डायरेक्टली बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो देखो स्ट्रेस टेस्टिंग जो होती है वो रिकमेंडेड है, राइट, लेकिन अगर हम क्वार्टरली की बात करें, राइट, अगर इट शुड बी परफॉर्म क्वार्टरली, राइट, मैंडेटरी जो फाउंडेशन स्टेप होगा दैट इज बेसिकली सर्टिफिकेशन एंड वैलिडेशन यूज करने से पहले। स्ट्रेस टेस्टिंग भी जरूरी है, लेकिन यूज करने से पहले जो चीज करनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट आप उनको टेस्ट जरूर करो और सर्टिफाई जरूर करो। सो ऑप्शन बी इज मोर अप्रोप्रिएट, राइट, क्लियर है, ऑप्शन बी इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर है। Now, after that, it's the question number 11. It says a risk manager wants to use a measure that captures a comprehensive downside risk of a portfolio by integrating sensitivity and volatility with the probability of an adverse outcome.
This measure is highly relied upon by the regulators and banking industry because it focuses only on potential losses, ignoring the profit potentials. Which risk measure is being described? तो कौन सा रिस्क आपका बेसिकली मेजर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सेंसिटिविटी, डाउनसाइड पोटेंशियल, बेसिस पॉइंट वैल्यू या फिर ड्यूरेशन? देखो सेंसिटिविटी जो है वो ड्यूरेशन को कैप्चर करता है, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट मूवमेंट को कैप्चर करता है अगर सिंगल पैरामीटर को हिलाते हो तो। अगर सिंगल पैरामीटर का सिंगल आप एक यूनिट हिलाते हो तो उससे आपकी बेसिकली क्या इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज सेंसिटिविटी डज। तो ये तो डेफिनेटली आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इट सेज डाउनसाइड पोटेंशियल। जो डाउनसाइड पोटेंशियल है ये सिर्फ पॉसिबल जो आपके लॉसेस होते हैं उनको कैप्चर करता है, जो पोटेंशियल प्रॉफिट्स हैं उनको कैप्चर नहीं करता है, राइट? सो यही चीज तो यहां पर गई है। बाय इंटीग्रेटिंग सेंसिटिविटी वोलेटिलिटी विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एडवर्स आउटकम ओनली, राइट, कैप्चर्स द कॉम्प्रिहेंसिव डाउनसाइड रिस्क। तो ये कौन सा, दिस इज द डाउनसाइड पोटेंशियल ओनली। तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है, राइट, जो सेंसिटिविटी को वोलेटिलिटी को कंबाइन करता है, राइट, एंड हम एडवर्स इंपैक्ट देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को भी डिफाइन करता है। सो दैट इज द मेन थिंग दैट वी वांटेड। एंड वीएआर जो अप्रोच है ना, वीएआर वैल्यूड रिस्क है, वो भी एक डाउनसाइड पोटेंशियल ही अप्रोच है एंड इसका इस्तेमाल वाइडली किया जाता है रेगुलेटर्स के द्वारा, बैंक्स के द्वारा। सो डेफिनेटली ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज बीपीवी, व्हाई बीपीवी इज नॉट करेक्ट? वो भी तो सेंसिटिविटी मेजर है। बीपीवी इज अ सेंसिटिविटी मेजर। अगर आप ध्यान से देखो तो बीपीवी एक सेंसिटिविटी मेजर है, जैसे वीएआर डाउनसाइड पोटेंशियल मेजर है, जो बीपीवी है वो सेंसिटिविटी मेजर है। ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन इज अ सेंसिटिविटी मेजर। ड्यूरेशन भी सेंसिटिविटी मेजर है, दैट्स बेसिकली फॉर द बॉन्ड्स, राइट? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज a bank is implementing its risk monitoring and control framework which involves setting various limits to manage market risk exposure. These limits are approved based on units performance capacity, control effectiveness, and revenue generation. What types of limits are typically set and measured daily for trading portfolios under this framework? तो बैंक इंप्लीमेंट कर रहा है रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क को, जिसमें आप लिमिट्स को सेट कर रहे हो, आपने मार्केट रिस्क एक्सपोजर को मैनेज करना है, एंड ये लिमिट जो है अप्रूव की जाती है बेस्ड ऑन द यूनिट परफॉर्मेंस कैपेसिटी, कंट्रोल इफेक्टिवनेस, रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से लिमिट्स बनती हैं। तो कौन सी लिमिट रहेंगी? लिमिट्स बेस्ड ऑन द नोशनल पोर्टफोलियो साइज एंड मिक्स ऑफ एसेट्स। देखो जो गाइडलाइंस है पोर्टफोलियो साइज एंड मिक्स से रिलेटेड वो ओवरऑल कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं, राइट? बिकॉज जो स्पेसिफिक डायनेमिक रिस्क लिमिट्स होती हैं जो डेली बेसिस पे करनी है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, राइट? सो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इट सेज that the management triggers or stop loss limits without daily measurement of risk factors. जो मैनेजमेंट ट्रिगर्स है लाइक स्टॉप लॉस लिमिट्स है वो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है, लेकिन इनका इस्तेमाल किया जाता है विद द प्राइमरी रिस्क लिमिट्स। प्राइमरी रिस्क लिमिट्स का भी साथ में इस्तेमाल किया जाता है जिनको डेली बेसिस पे मेजर किया जाता है, जैसे वीईआर हो गया, इनका डेली बेसिस पे मेजर इस्तेमाल होता है, राइट? सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी की बात करें, फैक्टर सेंसिटिविटीज एंड वैल्यूड रिस्क लिमिट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो लिमिट्स एंड ट्रिगर्स एक्सप्लिसिटली स्टेट करते हैं कि जो अप्रूव्ड मार्केट रिस्क लिमिट होगी वो सेंसिटिविटीज के ऊपर, वैल्यूड रिस्क के ऊपर रहेगी जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा दी जाएगी। वो कोर बन जाता है लिमिट स्ट्रक्चर का, जो आपको कोर कर देगा कि भाई इससे ऊपर नहीं जाना, इससे ऊपर रिस्क नहीं लेना। एंड फर्दर जो सेंसिटिविटी है, वैल्यूड रिस्क लिमिट है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के ऊपर, अक्रूवल पोर्टफोलियो के ऊपर, उसको डेली बेसिस के ऊपर मेजर किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। So that will be all related to this video. I hope that you must have liked the video and the आपको वीडियो पसंद भी आई होगी तो लाइक कीजिए वीडियो को एंड वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। कंप्लीट कोर्स जो है दैट्स अवेलेबल फॉर द CIIB, यू कैन एनरोलिंग इनटू द कोर्स एंड मेक श्योर कि आप CIIB को पहली बार में क्लियर कर लें। सो जल्दी से व्हाट्सएप कीजिएगा CIIB अर्ली बर्ड लिख करके टू द नंबर 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।